भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद है। वह संस्कारी लगती है और हमारा लड़का भी अच्छी नौकरी करता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हमारी लड़की पसंद आ गई है तो कृपया लेन देन की बात भी स्पष्ट कर दीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अपनी बेटी के अलावा देने को कुछ नहीं है। दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, लेकिन बस इतना ही कमाता हूँ कि परिवार चल जाए। अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें दहेज प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। आजकल समाज में यह बुराई फैली हुई है, लेकिन हम जैसे लोग इसे बदलना चाहते हैं। आप बस अपनी बेटी हमें दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा लड़का खुद कमाता है, बस एक अच्छी बहू चाहिए जो घर संभाले। यह तो बहुत अच्छी बात है। आजकल आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं? बिना दहेज के तो शादी होती ही नहीं। कई रिश्ते आए थे, लेकिन सब दहेज की दीवार पर टूट गए। आपकी बात सुनकर दिल को राहत मिली। भाई साहब, हम उन लोगों में से नहीं हैं। हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आप अपनी बेटी को जो दे सकते हैं वह दे दीजिएगा, वो भी उसके सुख के लिए। देखिए, हमारे घर में कूलर नहीं है। आप तो जानते हैं आजकल कितनी भीषण गर्मी पड़ती है, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तो आपकी बेटी के लिए एक कूलर दे दीजिएगा ताकि वह आराम से रह सके। और हाँ, आपका घर हमारे घर से थोड़ा दूर है, रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, तो आपकी बेटी को आने जाने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए एक स्कूटर भी दे दीजिएगा जिससे वह आसानी से मायके आ जा सके। और हमारे घर का सारा सामान पुराना हो गया है। आपकी बेटी अगर आएगी तो पुराना सामान देखकर उसे बुरा लगेगा, तो थोड़ा कुछ करके थोड़ा नया सामान भी भिजवा दीजिएगा। और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं, सिर्फ आपकी बेटी की सुख सुविधा के लिए ये मांग रहे हैं। हमारा इरादा साफ है, बस उसकी खुशी चाहते हैं। लड़के वालों की बात सुनकर माया के पिता सोच में डूब गए। ठीक है भाई साहब, मैं 1-2 दिन में आपको जवाब दे दूंगा। मुझे परिवार से सलाह करनी होगी। ठीक है, आप विचार विमर्श कर लीजिए, पर ज्यादा जल्दी बताइएगा। हमारे लड़के के लिए कई रिश्ते आ रहे हैं, अमीर घरों से, जहां दहेज की कोई कमी नहीं। लेकिन हमें संस्कारी बहू चाहिए थी, इसलिए आपके पास आए। वरना हमारे बेटे के लिए लाखों का दहेज देने वाले भी तैयार हैं। हम तो सिर्फ अच्छा घर चाहते हैं। इतना कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। माया के पिता और उसका भाई रवि इस बात से परेशान हो जाते हैं। माया के घर में इस रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू होती है। माया का भाई रवि को लड़के वालों की बातें ठीक नहीं लगती और अपने पिताजी से बोलता है। पिताजी, इन लोगों ने दहेज नहीं लेंगे बोलकर भी दहेज मांग लिया। मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। पहले बोले कि दहेज नहीं चाहिए और फिर बेटी के सुख के नाम पर इतना कुछ कूलर, स्कूटर, सामान सब मांग लिया। यह लालच है, साफ दिख रहा है। क्या हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़े? बेटा, अगर हम दहेज के बारे में सोचते रहे और रिश्ते ठुकराते रहे तो माया की शादी कभी नहीं होगी। तुम्हें पता है इसके लिए कितने रिश्ते आए और दहेज की वजह से टूट गए। यह लड़का शहर में अच्छी नौकरी करता है, अच्छी तनख्वाह मिलती है। ऐसा रिश्ता हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इन्होंने दहेज नहीं मांगा, बस थोड़ा सामान मांगा है, वो भी माया के लिए। हम इधर उधर से कुछ इंतजाम कर लेंगे, कर्ज लेंगे, खेत बेचेंगे, लेकिन यह रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। बेटी की खुशी से बड़ा कुछ नहीं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हम कब तक दहेज की वजह से रिश्ते ठुकराते रहेंगे? माया की उम्र भी बढ़ रही है, अब 24 की हो गई है। पड़ोस वाले ताने मारते हैं। हम उसे कब तक घर में बिठाए रखेंगे? उसका मन भी उदास रहता है। अगर यह रिश्ता टूटा तो पता नहीं कब कोई अच्छा रिश्ता आएगा। पिताजी, माँ, आप लोग मेरी वजह से इतना परेशान मत होइए। अगर ये लोग इतना कुछ मांग रहे हैं तो मैं शादी नहीं करूँगी। मैं घर पर रहकर आपकी मदद करूँगी। कर्ज लेकर क्या होगा? हम और गरीब हो जाएंगे। चुप कर माया, तू कुछ नहीं जानती। हम सब देख लेंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरी खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे, बस तू खुश रह। माया के पिता जमींदार से कर्ज लेते हैं
और माया की शादी कर देते हैं। रवि अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज चुकाने और परिवार का बोझ कम करने के लिए शहर चला जाता है। माया की शादी हो जाती है। उसका पति शहर में नौकरी करता है और नौकरी की छुट्टी बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। फिर एक दिन माया का पति माया से कहता है, माया, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मुझे कल शहर के लिए निकलना होगा। वहाँ काम बहुत है और बॉस सख्त है। आप चले जाएंगे तो मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा? नया घर, नए लोग, सब अजनबी लगते हैं। क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? मैं भी शहर में रहकर आपकी मदद करूँगी। नहीं माया, अभी मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। मैं नई नौकरी में हूँ, अभी पूरी तरह सेट नहीं हुआ। किराए का छोटा कमरा है। शहर की भागदौड़ में तुम्हें तकलीफ होगी। जैसे ही मैं वहाँ स्थिर हो जाऊंगा, अच्छा घर लूंगा, सब इंतजाम करूंगा, उसके बाद तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। बस मुझे थोड़ा समय दो, तब तक सास ससुर की सेवा करना। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझें, लेकिन जल्दी आइएगा। अगले दिन माया का पति शहर चला गया और माया अकेली रह गई। कुछ दिन बीते और दिवाली नजदीक आ गई, लेकिन माया की सास ने एक नई मांग रखी और माया से बोलती है, अरे बहू, दिवाली आने वाली है। हमारे खानदान में पुराना रिवाज है कि पहली दिवाली की मिठाई बहू के मायके से आती है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। तुम अपने मायके वालों को संदेश भिजवा दो और हाँ, उनसे कहना कि ज्यादा मिठाई भिजवाए। हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 2-3 किलो मिठाई से काम नहीं चलेगा। कम से कम 50 से 60 किलो तो चाहिए, ताकि सबको बांट सकें। और हाँ, अच्छी मिठाई भिजवाना, वरना हमारी इज्जत का सवाल है। लोग ताने मारेंगे कि तुम्हारे मायके वालों ने कैसी घटिया मिठाई भेजी। हमारी प्रतिष्ठा दांव पर है। ठीक है माँ जी, मैं संदेश भिजवा दूंगी, लेकिन इतनी ज्यादा? मायके वाले गरीब हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। माया की सास मुस्कुराई, लेकिन माया को चिंता हुई, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि उसके मायके में इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन परिवार की खुशी के लिए कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। एक दिन बाजार की भीड़ में माया की माँ से मुलाकात हुई। तभी माया को देखकर माया की माँ बोली, कैसी हो बेटी? ससुराल में सब ठीक तो है ना? तेरी सास ससुर अच्छे से रखते हैं? हाँ माँ, सब ठीक है। काम बहुत है, लेकिन मैं खुश हूँ। अच्छा हुआ आप मिल गई। मैं वैसे भी आपसे मिलने वाली थी। मेरी सास ने एक संदेश भेजा है। बोलो बेटी, क्या बात है? कुछ परेशानी तो नहीं? दरअसल माँ, मेरी सास ने कहा है कि उनके यहाँ रिवाज है कि शादी की पहली दिवाली पर बहू के मायके से मिठाई आती है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मिठाई मांगी है। उनका खानदान बड़ा है, रिश्तेदारों को बांटनी है और शायद 100 किलो के आसपास मिठाई चाहिए। मुझे चिंता हो रही है क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या बेटी, इतनी सारी मिठाई? यह तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ, वो कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे, चाहे कर्ज लेना पड़े। तेरे ससुराल में कमी नहीं होनी चाहिए, वरना तुझे ताने मिलेंगे। तू घर जा, तेरी सास तेरी राह देख रही होगी। जी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। माया की माँ घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। जी, माया की सास ने 100 किलो मिठाई मांगी है। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। दिवाली पर सब खुश रहते हैं, लेकिन हमारी तो चिंता बढ़ गई। तुम चिंता मत करो, मैं जमींदार से और कर्ज ले लूंगा। ब्याज ज्यादा लगेगा, लेकिन माया के ससुराल में मिठाई जरूर भेजनी होगी, वरना वो हमारी बेटी को ताने मारेंगे, उसका जीवन दूभर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई कमी आए। लेकिन जी, जमींदार हमें और कर्ज देगा क्या? हमारा पुराना कर्ज भी तो बाकी है, और रवि भी पता नहीं कहाँ है। शहर से अभी तक नहीं लौटा। वह तो मदद करता। मुझे कोशिश तो करनी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए मिठाई जरूर भिजवाऊंगा, चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़े, लेकिन उसकी खुशी से समझौता नहीं करूंगा। अगले दिन माया के पिता जमींदार के बड़े हवेली में गए। जमींदार क्रूर था
और उसने उन्हें अपमानित किया। तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए पहले ही कर्ज लिया था जो तुम चुका नहीं पाए। अब फिर पैसे मांगने आए हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। तुम जैसे गरीबों से कर्ज वसूलना मुश्किल होता है। जमींदार जी, मेरी मजबूरी है, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। दिवाली पर मिठाई भेजनी है, बेटी की इज्जत का सवाल है। एक बार में समझ नहीं आता क्या? बेशर्म कहीं के, पहले मेरा पुराना कर्ज लौटाओ तब पैसे दूंगा। अब निकलो यहाँ से वरना डंडे से पीटूंगा। तभी रवि वहाँ पहुँचा। वह शहर से लौट रहा था और उसके चेहरे पर सफलता की चमक थी। उसने जमींदार को सारा कर्ज ब्याज सहित लौटा दिया और अपने पिता को बचाया। और जमींदार से बोलता है, जमींदार, मुँह संभाल कर बात कीजिए। ये लीजिए आपके सारे पैसे ब्याज सहित। पिताजी, आपको अब इनसे और पैसे मांगने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ से। रवि बेटा, तू कहाँ था? हम कितने दिनों से तेरी राह देख रहे थे। तेरी माँ तुझे देखकर बहुत खुश होगी। चल घर चल। रवि घर लौटता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, बेटा, माया के ससुराल वालों ने लगभग 100 किलो मिठाई मांगी है। हम चिंता में थे कि कैसे इंतजाम करें। माँ, आप चिंता मत कीजिए। 100 किलो क्या, मैं 200 किलो मिठाई भिजवा दूंगा। आपकी कृपा से मेरा शहर में अच्छा व्यापार चल रहा है। मैंने कपड़ों की दुकान खोली है और ग्राहक बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत मुनाफा हो रहा है। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए। आपके आशीर्वाद से आपका बेटा बहुत तरक्की कर रहा है। अब घर बनवाएंगे, कर्ज उतारेंगे। रवि की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। वे माया के ससुराल में ढेर सारी मिठाइयाँ भेज देते हैं। इतनी सारी मिठाइयाँ? ये तो बहुत गरीब लोग थे। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कुछ तो बात है, जरूर कोई रहस्य है। पता नहीं पिताजी ने इतनी मिठाइयों के लिए कितना कर्ज लिया होगा। मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मैं कितनी मजबूर हूँ। कुछ दिन बाद माया अपने मायके जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई रवि ने शहर में अच्छा व्यापार शुरू किया है और उनका परिवार अब अमीर हो गया है। ये घर हमारा है। इतना शानदार टाइल्स लगे, पंखे, सब नया। माँ, आपने ये घर कब बनवाया? लगता है सपना देख रही हूँ। ये सब तेरे भाई का कमाल है माया। रवि शहर में व्यापार करता है और अच्छा मुनाफा कमा रहा है। उसने दिन रात मेहनत की और अब हमारी जिंदगी बदल गई। जो मिठाइयाँ भेजी थी वो भी उसी ने भिजवाई थी। अब कोई चिंता नहीं। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी चिंता थी कि पिताजी ने मिठाइयों के लिए पैसे कहाँ से लाए होंगे, लेकिन अब हमारे अच्छे दिन आ गए। ऐसा घर तो पूरे गांव में नहीं है। सब देखकर जलेंगे। हाँ बेटी, ये सब भगवान की कृपा है। तेरे पिता की मेहनत और रवि की लगन से हुआ। अब तू खुश रह। माया के ससुराल में उसकी सास को पता चलता है कि माया का मायका अब अमीर हो गया है। वह और लालच में आ जाती है। सावित्री, सुना है तुम्हारी बहू के मायके वाले बहुत अमीर हो गए हैं। गांव में सबसे बड़ा घर बनवाया है, 2 मंजिला, बगीचा सहित। उसका भाई शहर में बहुत कमाता है, ट्रक भरकर पैसा लाता है। क्या बात कर रही हो? वो तो भिखारी जैसे थे ना। वही तो मैं सोच रही थी, इन भिखारियों के पास इतनी मिठाइयों के लिए पैसे कहाँ से आए? अब मुझे कुछ न कुछ करके इनसे और पैसे निकलवाने होंगे। यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। माया के आने के बाद उसकी सास बोलती है, बहू, मेरे गहने नहीं मिल रहे। सोने की चूड़ियाँ, हार सब गायब। मेरे गहने कहाँ हैं? मैंने उन्हें अलमारी में रखा था। माँ जी, मुझे क्या पता आपके गहने कहाँ हैं? आपके गहने तो आपके कमरे में ही होते हैं। मैंने तो कभी छुआ भी नहीं। झूठ मत बोल बहू, मुझे अच्छे से पता है तूने ही मेरे गहने चुराए हैं। तूने वो गहने अपने मायके वालों को दे दिए, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया। तुझे शर्म नहीं आती? ससुराल से गहने चुराकर मायके वालों को देती है। वही तो मैं सोचूं, उन भिखारियों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? वो पैसे मेरे भाई ने शहर में कमाए हैं, मेहनत से, ईमानदारी से। मैं आपके गहने क्यों चुराऊंगी?
मैं तो आपकी सेवा करती हूँ। माया की सास ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। माया रोते हुए मायके लौटी, जहाँ परिवार सदमे में था। लेकिन रवि ने फैसला किया कि सच्चाई सामने लाएंगे। माया के पिता और रवि उसकी सास से बात करने जाते हैं और माया की सास से बोलते हैं, समधी जी, मेरी बेटी से ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने उसे घर से निकाल दिया? वह तो हमेशा सेवा करती है। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम्हारी बेटी ने मेरे गहने चुराए और तुम्हें दिए, और तुम ऊपर से मुंह उठाकर पूछने आए कि उसने क्या किया। शर्म आनी चाहिए। आप ये क्या कह रही हैं, समधन जी? मेरी बेटी चोर नहीं है। हमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, ईमानदारी, मेहनत। वो ऐसा नहीं कर सकती। और हमारे पैसे की बात तो सब जानते हैं कि मेरे बेटे ने कमाए हैं, शहर में दिन रात काम करके। मैं कुछ नहीं जानती। अगर अपनी बेटी की शादी बचानी है तो मेरे गहने लौटाओ या उनके पैसे दो, कम से कम 50,000, वरना अपनी बेटी को अपने घर रखो। उसके लिए यहाँ जगह नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, जबकि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है? यह अन्याय है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब या तो पैसे दो या यहाँ से जाओ। मैं नहीं सहूंगी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। कल तक पैसे दे दूंगा। अगले दिन रवि माया को लेकर ससुराल जाता है और सास को गहनों के पैसे दे देता है। सास पैसे देखकर बहुत खुश होती है और रवि अपने घर लौट जाता है। यह हुई ना बात। इन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। कितनी आसानी से मैंने पैसे निकाल लिए। अब आगे देखो मैं तुम्हारी बेटी के नाम पर और क्या क्या निकालती हूँ। कुछ देर बाद रवि पुलिस लेकर आ गया। माँ जी, आपके गहने चोरी हुए थे ना? पुलिस इसकी जांच करने आई है। हमारे घर की तलाशी हो चुकी है, वहाँ कुछ नहीं मिला। अब आपके घर की तलाशी होगी, सच्चाई सामने आएगी। वो गहने तो तुम्हारी बहन ने चुराए थे। तुमने उनके पैसे भी दे दिए, फिर वो गहने यहाँ कैसे होंगे? पुलिस को क्यों लाए? वो तो पुलिस का काम है। अब वही पता लगाएगी कि गहने कहाँ हैं। अगर निर्दोष हैं तो डर कैसा? पुलिस ने तलाशी ली और गहने मिल गए। सास मना करती रही, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। माया और रवि ने उसे सबक सिखाया। ये गहने यहाँ कैसे आए? मुझे नहीं पता। कोई साजिश है। माँ जी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? गहने तो आपके पास ही थे। आपने मेरे मायके वालों से पैसे निकालने के लिए ये नाटक रचा। आपको शर्म नहीं आई? अगर आपकी बेटी होती और उसकी सास ऐसा करती तो आपको कैसा लगता? आपने हमें इतना दुख दिया। माँ जी, मेरी बहन भी किसी की बेटी है। जरा उसके माँ बाप के बारे में भी सोच लिया होता। आपने जो जो मांगा, सामान, मिठाई, हमने सब दिया, क्योंकि हम अपनी बेटी की खुशी चाहते थे। उसके सुख के लिए हम कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन आप उनकी खुशी का फायदा उठा रही हैं। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करता। रात दिन मेहनत, कर्ज का बोझ, ताकि उसे ससुराल में कोई तकलीफ न हो, वह खुशी से रह सके। और आप जैसे लोग उन्हें मजबूर करते हैं, लालच में अंधे होकर। माया की सास को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह रोने लगी और माफी मांगी। माया बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझसे बड़ी गलती हो गई। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। शायद इसलिए मैं यह सब समझ नहीं पाई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दे, अब मैं बदलूंगी। माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। मैं आपको सास नहीं, माँ समान मानती हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। इस तरह माया की सास को अपने लालच का कड़ा सबक मिला। वह बदल गई और ससुराल में अब सच्ची खुशी आई। फिर कुछ दिन बाद माया का पति लौटा और परिवार एक हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।